A very good morning to all of you. I welcome you once again on my official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं रवि रोशन आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। तो आइए जानते हैं कि इस कड़ी में जो हर रोज़ हम अपने लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हर रोज़ एक वीडियो लेकर आते हैं। तो आज इस वीडियो के कड़ी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइज़ आज हम कॉमर्स सब्जेक्ट के बिजनेस स्टडीज़ की तीसरी लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। 2 लेक्चर्स पहले से हो चुके हैं पहले चैप्टर के, तो ये तीसरा लेक्चर है हमारा पहला चैप्टर का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का। तो अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388। तो गाइज़ ये 2 प्लेटफॉर्म होंगे, यूट्यूब और अनअकैडमी, जहां आपको वीडियो क्लासेस अवेलेबल हो पाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहां हम आपको फ्री PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्विजेज़ होते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे, और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नंबर टाइप कीजिए जिससे मैं आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकूं और वहां पे आपको PDF प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर और बात करते हैं कि आज के इस सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो दिस सेशन इंक्लूड्स ऑक्सिलियरी टू ट्रेड्स। हम ऑक्सिलियरी टू ट्रेड जानेंगे कि क्या होता है, और इसी में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड ही हैं। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे हम, फिर बैंकिंग और फाइनेंस की बात करेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे, वेयर हाउसिंग की बात करेंगे, और तब बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की। ठीक, यहाँ इंश्योरेंस की स्पेलिंग गलती हो गई है तो आप लोग इसे ठीक कर लेंगे, M के जगह N लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो इस हेड के अंतर्गत भी हम 3-4 टॉपिक को स्टडी आज करने वाले हैं। पहला होगा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, सेकंड टॉपिक इज मार्केट स्टैंडिंग, 8th वन इज इनोवेशन, 9th वन इज प्रोडक्टिविटी, एंड द लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आज हम ये 10 टॉपिक्स जो हैं इसको कवर करने वाले हैं फटाफट से, और आप सबों को पूरी तरह से समझ में आएगा, ये मेरा भरोसा है। तो इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, और फिर वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखें, पूरी तरह देखें, स्किप करके नहीं कि हाँ कोई मूवी चल रही है तो गाना आ गया तो स्किप कर दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा। आपको पूरी वीडियोस देखनी होंगी, एक एक चीज़ समझना पड़ेगा, तभी आप क्लास को समझ पाओगे, रेगुलर अटेंड कर पाओगे। ठीक, चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और जानते हैं ऑक्सिलियरी टू ट्रेड के बारे में। तो ऑक्सिलियरी वर्ड का हिंदी मतलब होता है सहायक। ठीक, तो ऑक्सिलियरी टू ट्रेड का यहाँ हिंदी अर्थ होगा व्यवसाय के सहायक। ठीक है, ट्रेड का अर्थ व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय के सहायक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सिलियरी टू ट्रेड होता क्या है। एक्टिविटीज़ विच आर मींट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। इन फैक्ट दिस एक्टिविटीज सपोर्ट not only trade but also industry and hence the entire business activities. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. मतलब कि auxiliary to trade का अर्थ है कि व्यवसाय में जब हम किसी प्रोडक्शन को करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सहायक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी ऑक्सिलरीज होती हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे पूरे इंडस्ट्री को, हमारे ट्रेड को, और इस तरह से पूरे इंटायर बिजनेस को सपोर्ट करती है। ठीक, दूसरी बात क्या लिखी गई है कि ये एक्टिविटी जो है रिमूव करता है कई हिंड्रेंसेस को। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। ठीक, तो जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी जो बाधाएं होती हैं ये उनको दूर करता है। ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे सक्सेसफुली सफल करता है। ठीक, तो इसे ही हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। होप कि आपको ऑक्सिलरी टू ट्रेड अच्छे से समझ में आ गई हो। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और क्या क्या आता है इसमें, ये हम आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पहले स्लाइड में क्या लिखा है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि बैरियर्स बहुत सारे होते हैं ट्रेड में। बैरियर्स का मतलब बाधाएँ, रुकावट। तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, तो आप जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो ज़रूरी तो नहीं कि वहीं पे आपका सारा गुड सप्लाई हो जाए, सारी चीज़ें वहीं बिक जाए, नहीं। तो इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की होगी कि हम अपने सामान को कहीं बाहर सप्लाई करें, बाहर बेचें, और बाहर बेचने के लिए फिर किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ज़रूरी होगी किसी व्हीकल की, ज़रूरी होगी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की।
ठीक है, आने जाने के साधन की, गाड़ी हो सकते हैं, कहीं और ज़्यादा दूर भेजना है तो ट्रेन से भेजेंगे, उससे भी ज़्यादा दूर भेजना है तो प्लेन से भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ट्रांसपोर्ट के बाद बारी आती है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान बेचना है, आपको कोई सामान बेचना है, तो जब तक आप कस्टमर को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में उसको बता नहीं पाएंगे, तब तक वो आपके गुड्स को क्यों परचेज़ करेगा। जब तक वो समझेगा ही नहीं तब तक भला आपके गुड्स को वो क्यों परचेज़ करेगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। आइए हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर प्लेस, बट दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द ऑब्स्टिकल्स ऑफ इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थ्रू रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग। वही बात लिखी गई है। ऑब्स्टिकल का मतलब भी हिंड्रेंस ही होता है, बाधा ही होता है। तो यहाँ लिखा है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, तो वो किसी खास प्लेस पे होता है, पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारा यहीं सप्लाई हो जाए, सारा कुछ यहीं बिक जाए। तो हमें अलग अलग मार्केट्स की ज़रूरत होती है और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में हम इसे सप्लाई करते हैं, और इसे हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से इस हिंड्रेंस को, इस ऑब्स्टिकल को दूर करते हैं, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट आते हैं, जैसे बसेस हो गए, कार हो गए, ट्रक हो गए, इनसे हम सप्लाई करते हैं अपना माल। उसके अलावा रेलवेज़ हो गए, ठीक है, तो रेलवे भी लिखा है। कोस्टल शिपिंग, समुद्र तटीय क्षेत्रों से जो प्रोडक्शन होता है उसमें कोस्टल शिपिंग की भी अहम भूमिका होती है। कई दूसरे राज्यों में, कई दूसरे देशों में हम शिप के माध्यम से अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देयर इज ऑल्सो ए नीड फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटी सो दैट प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स में एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी है ताकि हम अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, हम उसकी बातों को समझ सकें और वो हमारी बातों को समझ सके, इसीलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो यहाँ भी चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट बिटवीन दैम। ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन लाइन बने, उनके बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क बने, ठीक है। तो इसीलिए हम पोस्टल सर्विस का, टेलीफोन फैसिलिटी का, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और ये भी ऑक्सिलरी टू बिजनेस एक्टिविटीज़ ही हैं, ठीक। तो ये था हमारा पहला हेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे और यहाँ देख रहे हैं हम पहला टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक। बैंकिंग और फाइनेंस क्या है? तो बिजनेस एक्टिविटी जो है, कहा गया है कि फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए ब्लड के सामान है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का इंपॉर्टेंस है, बिना खून के हम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह सकते हैं, कुछ ही दिनों बाद हम मर जाते हैं। तो वैसे ही बिना फाइनेंस के भी, बिना फाइनेंस या बिना पैसे के बिज़नेस जो है बहुत दिनों तक रन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें फ़ंड अवेलेबल हों, ठीक है, एक्वायरिंग एसेट्स हों, बहुत सारे एसेट्स हों, ताकि हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकें अपने प्रोडक्शन को, और बाकी जो हमारे डेली एक्सपेंसेस हैं उनको हम कर सकें, और इस तरह से हमारा जो ये बिज़नेस है, हमारा जो ये प्रोडक्शन है, ये रेगुलर बेसिस पे होता रहे, ठीक। तो वही लिखा है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी रन विदाउट एनी फंड आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। मतलब फ़ंड की ज़रूरत क्यों होती है? तो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स मतलब बिल्डिंग चाहिए होता है हमको, प्लांट्स चाहिए होता है, और भी बहुत सारे एसेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो हमारे मंदी के दिनों में जब हमारी बिज़नेस की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उन एसेट्स को बेचकर या कुछ ऐसा करके फिर हम कैश अपना रिकवर करते हैं और फिर से हम उससे उधारी को चुकाते हैं। तो इसलिए हम एसेट्स को अपने पास रखते हैं, ठीक। इसके अलावा रॉ मटेरियल को परचेज़ करने में, कच्चा माल को परचेज़ करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जब तक कच्चा माल परचेज़ करेंगे ही नहीं तब तक प्रोडक्शन होगा कैसे, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सप्लाई कैसे होगा, तब तक बिजनेस कैसे रन करेगा। तो इसीलिए रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए और बाकी के एक्सपेंसेस को करने के लिए हर रोज़ व्यापार में कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने बिज़नेस से रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया तो हमारी सारी एक्सपेंसेस वहीं पे ख़त्म हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मान लीजिए कि किसी मशीन में ग्रीसिंग की ज़रूरत है तो वहाँ एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है। लेबर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाना है, चाय मंगवाना है, तो वहाँ भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो बाकी के बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए दस बैंकिंग हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। ओवरकम का मतलब कि हम उससे निजात पा लें, ठीक है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो ना हो, इसीलिए बैंकिंग हमारी इसमें मदद करता है, ठीक। तो बैंकिंग और फाइनेंस समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम बात कर लें इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? बीमा। तो बिज़नेस में जैसे हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं?
क्योंकि इन केस अगर कभी एक्सीडेंट में, कभी किसी दुर्घटना में या कभी किसी गंभीर बीमारी के कारण हमारी मृत्यु होती है तो उस समय जो इंश्योरेंस कंपनी होती है हमारे परिवार की मदद करती है, और फिर जब इंश्योरेंस क्लेम होता है तो हमारा जो पैसा डिपॉजिट होता है वो और उसके अलावे भी कुछ पैसे और मिलते हैं ताकि हमारे परिवार को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे ही बिज़नेस में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत तरह के रिस्क होते हैं। जैसे फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी दिन, पूरी बिल्डिंग जल जाए, पूरी फैक्ट्री जल जाए, प्लांट में किसी कारणवश ये एक्सीडेंट हो जाए तो वो हो जाए। उसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉई हैं तो उनका भी बहुत ज़रूरी होता है बीमा करवाना। नहीं तो मान लीजिए किसी कारण, किसी मशीनरी के कारण एक्सीडेंट हो जाए उनका और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाए या काफ़ी बुरे तरीके से वो इंजर्ड हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारे यहाँ फर्नीचर होते हैं, मशीनरी होते हैं, तो थेफ्ट के और जैसा कि मैंने अभी बताया लॉसेस के कारण, जैसे आग लग गई, ठीक है, बाढ़ के कारण सारी चीज़ें सड़ गई, तो इन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बिज़नेस के इंश्योरेंस की बात करते हैं। और इसीलिए इंश्योरेंस ज़रूरी होता है कि बहुत सारे जो वेरियस रिस्क होते हैं उनसे हम ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इन सारे केसेस में। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए इंश्योरेंस भी हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता है। बात करें हम अपने अगले टॉपिक की, तो ये है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब जनरली सेंस में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमने जो एक दिन में प्रोड्यूस किया या एक महीने में जो प्रोड्यूस किया वो उसी दिन सोल्ड हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसको हम अच्छे तरीके से स्टोर करके रखें ताकि उसमें सड़न ना हो, कीड़े ना लगें, अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो उसमें कीड़े ना लगें, ठीक है, वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए उसका स्टॉक जो है उसको अवेलेबल करना, और इस तरह से स्टॉक को अवेलेबल करना ताकि इन फ्यूचर वो अच्छे से अवेलेबल हो पाए और कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनके ज़रूरत पे मिल सके। ये वेयर हाउसिंग का काम है और ये वेयर हाउसिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वही लिखा है, जनरली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। उत्पादन के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो माल है, हमारा जो सामान है वो तुरंत का तुरंत बिक जाए। दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे स्टॉक कर लेते हैं कि जब ज़रूरत होगी और जहाँ ज़रूरत होगी हम उसे सप्लाई करेंगे। तो यही वेयर हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड करता है इस तरह की अरेंजमेंट, ताकि गुड्स को उससे लॉसेस से और डैमेजेस से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। आ गई बात समझ में? अब है अगला एडवर्टाइजिंग, जिसका मतलब होता है विज्ञापन। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने सेल को प्रमोट करने के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी पॉम्पलेट लगे होते हैं शहरों में, बैनर्स लगे होते हैं, पॉम्पलेट बांटे जाते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, बहुत सारे ऑफर्स रखे जाते हैं कि हमारे यहाँ ये धनतेरस में चांदी का सिक्का मिलेगा बाइक की खरीद पे, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट का एक टाइप है। सिंस मोस्ट ऑफ दिस गुड्स आर सप्लाइड इन द मार्केट बाय न्यूमरस फर्म, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कस्टमर्स टू बाई पार्टिकुलर आइटम्स। कहने का मतलब कि आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में चूँकि व्यापारी जो हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे न्यूमरस फर्म्स हैं जो एक ही प्रोडक्ट को कई कई कंपनियां निकालती हैं। जैसे मान लीजिए आप आटा खरीदने गए तो आटा बहुत सारी कंपनियों के, आशीर्वाद का आटा आता है, ठीक है, शक्ति भोग का आटा आता है, फॉर्च्यून का आटा आता है। तेल खरीदने आप गए तो स्कूटर का आता है, सलोनी का आता है, ठीक है, हाथी ब्रांड का आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है? तो सबसे पहले ग्राहक के मन मस्तिष्क पे अगर कोई प्रभाव छोड़ता है तो वो होता है एडवर्टीज़मेंट। उसकी एडवर्टीज़मेंट जितनी तगड़ी होती है हम उतनी ही जल्दी उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। तो इसीलिए कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कस्टमर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो गुड्स हैं उनके बारे में, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, बाकी प्रोडक्ट से ये अलग क्यों हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग जो है ये भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता है, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा ऑक्सिलरी टू ट्रेड में, इसके अंतर्गत हमने 5 टॉपिक को पढ़ा। और अब हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्यापार का उद्देश्य। क्या है व्यवसाय का उद्देश्य? तो ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू ऑल द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न ऑफ व्हाट दे डू। Profit is found to be a leading objective but not the only one. Nowadays that business enterprises are part of society and need to have several social responsibilities. Too much emphasis on profit may be result in non-cooperation and the enterprise might lost its business. कहने का मतलब क्या हुआ? सो देखिए कि व्यवसाय का उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है, लेकिन केवल और केवल एकमात्र यही उद्देश्य नहीं होता, ठीक है।
चूँकि व्यवसाय जो है वो किसी सोसाइटी में खोला जाता है और सोसाइटी के लिए होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल नॉर्म्स का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन करें। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में बताया होगा कि जब जैसे चिमनी लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले उस गाँव के मुखिया को या वार्ड मेंबर को सूचित करते हैं और वो फिर इस बात की परमिशन लेते हैं, तब जाके ब्लॉक से परमिशन पास होने के बाद कि वहाँ की आबादी कितनी है, वहाँ के लोगों को इससे कोई हानि तो नहीं होगी, तभी हमको इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड किया जाता है कि हाँ अब आप खोल सकते हैं अपना चिमनी। ठीक, तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। तो बिज़नेस का अगर केवल और केवल एकमात्र यही उद्देश्य हो कि लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के आड़ में वो ये भूल जाएंगे कि इस प्रोडक्ट से लोगों का कितना फ़ायदा होना है, वो बस चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वो ये भूल जाएंगे कि प्रॉफिट कितना कस्टमर्स को होना चाहिए, उनको उनके हित क्या क्या हैं, उनके स्वास्थ्य पे बुरा असर तो नहीं पड़ेगा इस प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे वो। और इसका नतीजा क्या होगा कि नन कोऑपरेशन हो जाएगा, आपस में असहयोग हो जाएंगे और धीरे 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 ये बिज़नेस जो है पूरी तरह डूब जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बिज़नेस जो है इसका एकमात्र ऑब्जेक्ट लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ही कई इसके सोशल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए आगे के हेड्स में हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और एक और टॉपिक है हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके कई और उद्देश्य होते हैं। सिंस अ बिजनेस हैज़ टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. It can't flow only one objects and expect to achieve excellence. Objectives have to be specific in every area. For example, sales target have to be set, the amount of capital has to be raised, and the target number of units to be produced need to be defined. Objectives are needed in every area. Some of these area are described here. कहने का मतलब कि बिजनेस जो होता है इसके कई ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे हम बात करें अगर कि हमारे एसेट्स को कितना रखना है, ठीक है, हमारे कैपिटल को कितना रखना है, सेल टारगेट क्या होना चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी रखनी है, हमारे इनपुट और आउटपुट में कंपेयर करके हम पता करें कि हमारा आउटपुट सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उसकी कितनी लागत है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिज़नेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कहे जाते हैं। ठीक है, हमारी कैपिटल कितनी इंक्रीज़ कर रही है, टारगेट कस्टमर्स क्या हैं, किनको सप्लाई करना है। ठीक, जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं या हॉर्लिक्स बनाते हैं तो दो लोग होते हैं टारगेट कस्टमर्स, एक होते हैं बूढ़े लोग चूँकि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरे होते हैं बच्चे, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये भी देखना होता है कि टारगेट कस्टमर्स कौन कौन है। तो ये सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे हम इन्हीं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को बारी बारी से पढ़ेंगे, कुछ एक को आज हम करेंगे, जो बाकी बच जाएंगे उसे अगले क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहला है मार्केट स्टैंडिंग। क्या है ये मार्केट स्टैंडिंग? तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब हुआ कि आज इस प्रतिस्पर्धी युग में जिसमें हमारे सामने बहुत सारे राइवल्स हैं, बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो क्या करते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनके साथ कंपटीशन में बने रहें। और हम कई प्रोडक्ट्स जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, अपने सर्विस जो कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिले, वो संतुष्ट हों, दाम भी कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें संतुष्टि मिले, हमारा मुनाफा कम से कम हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यही है मार्केट स्टैंडिंग, कि मार्केट में आपको कैसे स्टैंड करना है कॉम्पिटिटर के साथ, आपको कितना अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपने राइवल्स के साथ कैसे मतलब उनसे कंपटीशन कैसे करना है, किस किस पॉइंट पे आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये कि हमारे प्रोडक्ट का कितना सेटिस्फैक्शन है और ग्राहक पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इनोवेशन की अगर हम बात कर लें तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो बिना इनोवेशन के आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो वही लिखा है, नो बिजनेस कैन फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स इन अ वे समथिंग डन और मेड. कोई भी काम जिस तरीके से किया जाता है या सोचा जाता है उसे नई तरीके से करना, नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस करना, यही कहलाता है इनोवेशन. ठीक, तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और दो तरह के इनोवेशन होते हैं. पहला होता है इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं, उसमें इनोवेट करें, उसमें नई नई चीज़ें डालें. जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्या करते हैं हॉर्लिक्स वाले, अपने लेबलिंग चेंज कर देते हैं, अपने बॉटल को चेंज कर देते हैं. नहीं, कभी कभी क्या होता है उसके साथ कुछ फ्री कर देते हैं प्रोडक्ट को. तो हमें ज़रूरी होता है कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ नए नए इनोवेट करें. दूसरा है इनोवेशन इन वेरियस स्टेजेस इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के जो स्टेज हैं, अलग अलग स्टेज हैं, उनमें भी हम इनोवेशन करें कि इसको कम लागत पे और कम से कम संसाधनों में किस तरह कुशलतम प्रयोग करके हम
इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें। आगे बात समझ में? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है ये कंसिडर्ड क्या है, तो प्रोडक्टिविटी इज कंसिडर्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। इट इज़ used as a measure of efficiency. Every enterprises must aim at a greater productivity through the best use of available resources. कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी का हिंदी अर्थ होता है उत्पादकता। ठीक, तो हमें अपने इनपुट और आउटपुट से कंपेयर करके ये देखना चाहिए कि हमने जितना इनपुट दिया उसके फलस्वरूप उसके रिज़ल्ट में एज अ रिज़ल्ट हमने कितना आउटपुट पाया, उससे हमें कितनी ज़्यादा आउटपुट मिली, और फिर इफ़िशियंटली यूज़ करना, हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका इफ़िशियंटली यूज़ करना, कुशलतम प्रयोग करना कि कम से कम लागत पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बना पाएँ और अपना रिसोर्स जो अवेलेबल है हमारे पास हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकें। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का। दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। इसमें क्या होता है, तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्स लाइक प्लांट, मशीन, बिल्डिंग्स, एटीसी एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि हर बिजनेस को फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। दोनों तरह के संसाधन चाहिए, भौतिक भी और वित्तीय भी। तो भौतिक संसाधन कौन कौन होंगे, तो इसमें आएगा आपका प्लांट, इसमें आएगा मशीनरी, इसमें आएगा बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़रूरी है। कैश तो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये बिज़नेस का ब्लड हम कह सकते हैं, बिज़नेस का सोल है ये। तो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कैश क्यों चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्शन को रेगुलर कर सकें, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकें। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एम एट एक्वायरिंग दिस रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड यूज देम एफिशिएंटली। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए, किसी भी बिज़नेस एंटिटी के लिए, कि हमारे पास जो एसेट्स है, हमने जो एसेट्स एक्वायर करना है या जो कर चुके हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, ज़रूरत के हिसाब से हो। बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, हमारी पूंजी फंस जाएगी, हमारा कैपिटल बेमतलब इन्वॉल्व रहेगा, और फिर क्या होगा कि डिप्रिशिएशन से उस एसेट्स का धीरे 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 ह्रास भी होगा। इसके अलावा अगर बहुत कम होगा तो हम एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है हमारा, हम उसे नहीं पा सकेंगे। हम जो चाहते हैं कि जितना हम प्रोडक्शन कर सके उतना हम नहीं कर पाएंगे, और इससे हमारे सेल्स पे इसका असर पड़ेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे बिज़नेस के, और आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स, और बाकी के पॉइंट हमारा लास्ट क्लास अगले दिन होगा। तब तक के लिए आप सब इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो को देखें, दोबारा देखें, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और जैसा कि मैंने कहा है कि आप व्हाट्सएप नंबर अपने नाम के साथ शेयर कर दें। अगर आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बहुत सारी PDF प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक टू ऑल।